हेलो दोस्तों, मैं पंकज मालविया अरावली पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि कक्षा 10 के जो साइंस विषय है उसके अपन सारे के सारे जो लेसन है उनमें से हम बोर्ड की ब्लूप्रिंट के अनुसार उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की एग्जाम में बन सकते हैं और जिसके साथ साथ ही क्या होगा कि अपना पूरा पाठ है वो रिवाइज हो जाएगा। इस प्रकार से अपन प्रश्न तैयार करेंगे। धीरे धीरे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सभी लेसनों को लेंगे, उनमें से छोटे छोटे प्रश्न बना के पूरे पाठ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपन लघुतात्मक प्रश्न लेंगे सारे पाठों के, उसके बाद निम्नात्मक प्रश्न लेंगे। इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ ही पूरा मैटर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बोर्ड के द्वारा जारी की गई ब्लूप्रिंट को। तो उसमें विषय वस्तु का अंक भार दिया हुआ है। तो अपना जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें देखोगे कि यह पूरा अध्याय है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का है। इस पूरे अध्याय में से 6 नंबर के प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे वो अपन देखते हैं आगे। फिर है अम्ल, सार व लवण। इससे अपन को 7 नंबर के प्रश्न अपन को देखने को मिलेंगे। उसके बाद है धातु और यौगिक। इस अध्याय से अपन को 5 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर है कार्बन और उसके यौगिक, इसमें अपन को कुल 7 नंबर का। इसी तरह सारे अध्यायों का टोटल मिला के अपने पेपर बनेगा। तो सबसे पहले आज अपन अध्याय लेंगे पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें अपन जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं 1 नंबर के, 2 नंबर के, उन सबको अपन साथ में लेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है अध्याय, इसमें से टोटल कितने नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का। और इस 6 नंबर के प्रश्न में कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से दीर्घात्मक उत्तर आ रहे हैं और कौन कौन से लघुतात्मक उत्तर आ रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि खंड स व द में प्रत्येक में आंतरिक नोट कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों को तथा अंदर की संख्या प्रश्नों की द्योतक है। बाहर की संख्या किसकी है, अंकों की, और अंदर की प्रश्नों की। तो अपन ने देखा कि ये पहला अध्याय, इसमें से कितने नंबर का आ रहा है, 6 नंबर का। तो पहला तो अपन को एक सवाल मिलेगा वस्तुनिष्ठ, जिसमें अपन ने 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें से अपन को एक सिलेक्ट करना है, अब सद वाले, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आएगा और कितने नंबर का, 1 नंबर का। उसके बाद है दीर्घात्मक उत्तर, ये कितने आएंगे, 3 आएंगे, और प्रत्येक कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। फिर है लघुतात्मक प्रश्न कितने आएंगे, 1, और प्रत्येक कितना है, 2 नंबर का। इस तरीके से कितने हो गया, 1, 3 नंबर ये और 2 नंबर, 6 नंबर। टोटल मिला के ये अपना अध्याय, पहला अध्याय है वो कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने पहले अध्याय से। तो सबसे पहला प्रश्न अपन लेंगे कि इसमें मैंने प्रश्नों को इस प्रकार से सेट किया है जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और उसके साथ साथ ही पूरा रिवीजन आपके हो जाएगा पूरा लेसन का। सबसे पहला प्रश्न हम लेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण हम कर सकते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन तथा उपयोग सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है उसके आप जब लेसन को देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारण करने के कुछ बाहर से देखते ही अपन को पता चल जाता है। तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। तो अपन ने जैसे कि जिंक की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई या लोहे पर जंग लगना, इन सभी में क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अपन क्या करेंगे, अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके बाद है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन आपने देखा होगा, अपने अध्याय में अपन ने पढ़ा था कि जब क्या करते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। लोहे की कील को Fe को किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जिसका रंग क्या होता है, नीला होता है, उसके अंदर डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है और कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि अपन ने देखा था कि लोहे की कील, उसका रंग कैसा हो जाता है, कॉपर विलयन का जो रंग होता है वो नीला था। कैसा था इसका रंग, नीला। और यह कैसा हो जाता है, मटमैला। कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन होता है। और ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ये अपने विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे सारी अभिक्रिया भी आएगी। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है निम्न अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है।
तो रंग में परिवर्तन होता है। उसके बाद है गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जैसे कि अपन ने कागज को जला दिया उसमें से गैसें निकलती है, तो ये भी गैस में परिवर्तन भी गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो इस प्रकार से उपयोग सभी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गैस के उत्सर्जन का एक और अपन उदाहरण देखेंगे कि जब क्या करते हैं, जिंक को H2SO4 के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, ZnO जिंक सल्फेट बनता है और साथ में H2 गैस भी उत्सर्जित होती है। तो एक ये भी उदाहरण है। आप ये मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको साथ साथ ये एग्जाम्पल भी आपको याद होते जाए, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और उपयोग सभी। प्रश्न ये बड़ा करके भी आपको दे सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, समझाइए। तो ये हो जाएगा आपके 2 नंबर वाला, ठीक है। अब है अगला प्रश्न अपना, मैग्नीशियम रिबिन को वायु में दहन करने पर सफेद पदार्थ होता है। जब अपन पार्ट स्टार्ट करते हैं उसके पहले पेज पर दिया हुआ है कि अपने पास क्या थी, एक मैग्नीशियम की रिबिन थी और उस मैग्नीशियम रिबिन को अपन ने क्या किया, जलाया। जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जब अपन इसको जलाएंगे तो एक सफेद कलर का पदार्थ बनता है, सफेद पदार्थ बनता है और ये सफेद पदार्थ क्या होता है ये अपन को बताना है। तो जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में अपन जलाएंगे तो क्या बनता है, अभिक्रिया संतुलित कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये जो सफेद रंग का पदार्थ होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, नहीं बनता। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, बनता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है, नहीं बनता है। मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, नहीं बनता है। तो इस प्रश्न से किस प्रकार से सवाल आ सकता है, पहला तो ये, दूसरा ये, मैग्नीशियम रिबिन को वायु में जलाने पर क्या होता है, अभिक्रिया सही समझाइए। दूसरा प्रश्न ऐसे भी बना के पूछ सकता है आपको 2 नंबर में। तो आप लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, मैग्नीशियम लिखोगे, फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर आंसर कैसे लिखोगे कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह एक सफेद पदार्थ प्राप्त होता है और जलने लगता है और यह सफेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बस ये आंसर हो गया। अपन अगर 2 नंबर वाले में पूछे तो इस प्रकार से लिखना है, 1 नंबर में अगर आए तो ऐसे लिख देना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलते अपने अगला प्रश्न पर, निम्न से असत्य कथन है। आपको यहाँ पर असत्य कथन बताना है। सबसे पहला अपना कथन है, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण है। क्या ये सही है, क्या गलत है? तो हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि मैं बोलूंगा कि मैंने क्या किया, एक जिंक लिया, जिंक के अंदर मैंने H2SO4 डाला, फिर उसके अंदर अभिक्रिया हुई तो फिर जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ, H2 गैस निकली। ये सारा इतना अपने रामायण कही, इस रामायण को संक्षिप्त या छोटे से में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ये अपना यहाँ पर सही है। इसी से एक प्रश्न और बन गया कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण है। तो ये अपना सत्य हो जाएगा। फिर है, अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, सही बात है। फिर है, अभिकारकों को बाई ओर तथा उत्पाद को दाई ओर लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, अपन क्या लिखते हैं, इस तरफ अभिकारक, फिर तीर का निशान, फिर उत्पाद। तो अभिकारकों को हमने किस साइड लिखा, बाई ओर, उत्पाद को हमने किस साइड लिखा, दाई ओर। तो ये भी सत्य है। चौथा कथन क्या है, तीर का सिरा अभिकारक की ओर होता है, गलत। तीर का सिरा किस तरफ है, उत्पाद की तरफ है। तो ये अपना असत्य कथन हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये तो अपना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इससे एक 1 लाइनर प्रश्न अपने कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं,
रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण होता है। दूसरा आपको पूछ सकते हैं कि अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, अब इस पूरे का एक बड़ा सा प्रश्न 2 नंबर का आपको कैसे पूछ सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है, समझाइए। आप क्या बोलोगे कि रासायनिक अभिक्रिया, आप ऐसे पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप सबसे पहली लाइन लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण है। दूसरा अभिकारक, इसमें क्या होता है रासायनिक समीकरण में? अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारकों को रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पादों को रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। फिर ये असत्य करते हैं, इसको अपन सत्य कर देंगे कि तीर का सिरा अभी उत्पाद की ओर होता है। एक पॉइंट और अपन ऐड कर देंगे कि ताप दाब, इस तीर के ऊपर अपन क्या लिखते हैं? ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, इनको तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर अपने कितने प्रश्न बन गए? सबसे पहला तो ये वन लाइनर एक ये बन गया, उसके बाद ये असत्य कथन वगैरह ऐसे वस्तुनिष्ठ बना के आपको दे सकता है, और उसके बाद ये पूरा आपको 2 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है। अब अपन चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जिंक या जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर बनेगी। पहली है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरे है नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब किस प्रकार से बनती है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले क्या लेना है अपन को? जो बोलेगा वो अपन को करना है, जिंक लेना है, जिंक या जस्ता। तो ये अपन ने ले लिया जिंक। फिर इसके ऊपर किसकी अभिक्रिया करवानी है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये ले लो। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपन ने अभिक्रिया करवाई। फिर क्या होगी? उष्मा निकलेगी और क्या बनेगा? अभिक्रिया करेगी और इसमें से गैस निकलेगी। तो एक तो बनेगा जिंक सल्फेट, और यहाँ पर ये H2 गैस यहाँ से निकलने लगेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि जब जिंक या जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आपको वन लाइनर में पूछे कि जिंक या जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया को लिखो, आप सीधा ऐसे लिख देंगे। और ये अब अपन आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहले रासायनिक समीकरणों को खाली जगह विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हीडेन ट्राइन। ठीक है, अब उसके बाद है खाली जगह नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान नियत रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अब इसी पेज से एक प्रश्न और बनेगा जो अपने अभ्यास पुस्तिका में भी दिया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप क्या बोलेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो कोई रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी वस्तु को या अभिकारक किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। इसके लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए अभिकारक तथा उत्पादों का कुल द्रव्य क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान नियत रहता है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। ये आपके 2 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अपना ये 5वां प्रश्न पूरा था। सबसे पहला हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान नियत रहता है। फिर है जल में बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का बनना क्या कहलाता है। तो जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा
सोडियम सल्फेट दोनों को, सोडियम सल्फेट की क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट का बनना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो सबसे पहले क्या लिखा, बेरिलियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, और इनकी अभिक्रिया हुई और क्या बना, सोडियम क्लोराइड, ये लिखो सोडियम क्लोराइड प्लस बेरिलियम सल्फेट, और ये बेरिलियम सल्फेट क्या है, अघुलनशील, अघुलनशील। तो जब अपन ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों को पढ़ा था तब अपन ने क्या बोला था कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर क्या है कि अभिक्रिया के अंत में पदार्थ की जो अपने परख नली है या अभिक्रिया होने के बाद अघुलनशील पदार्थ या अवक्षेप बचे, अब जो घुलता नहीं वो क्या कहलाता है, अवक्षेप। तो परख नली में यहाँ पर जिस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें अभिक्रिया करवाएंगे तो इसके नीचे यहाँ पर इस तरह से एक पदार्थ जम जाएगा जो घुला हुआ नहीं रहेगा, और इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। फिर साथ ही साथ क्या हो रहा है, आप देखोगे ये बेरिलियम है, ये सोडियम है, और इसने SO4 किसको दे दिया, बेरिलियम को। क्लोरीन कहाँ पर आ गया, इसको संतुलित कर दे तो यहाँ पर दो लिखे, ठीक है, ये यहाँ पर आ गए। तो आयनों की क्या होगी, अदला बदली होगी, और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन अपना क्या है, पहला है अवक्षेपण अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया, और चौथा है ए और बी दोनों। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में अवक्षेपण देख लिया टिक कर दिया, तो एक अभिक्रिया होती है वो एक साथ दो अभिक्रिया भी उसमें आ सकती है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया है तो उष्मा शेपी भी हो सकती है, उष्मा शोषी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ए और बी। यहाँ पर अपन को कौन कौन से प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकते हैं, या तो कोई अभिक्रिया पूछेगा और उसका एक एग्जाम्पल देगा। तो आप यहाँ पर इससे ये एक और 2 नंबर का प्रश्न निकाल सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप बोलोगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों की अदला बदली हो जाती है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, और इसका उदाहरण आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर इसी से आपको अवक्षेपण अभिक्रिया का पूछे, आपको अवक्षेपण अभिक्रिया किसे बोलते हैं तथा इसका उदाहरण बताओ। तो आप बोलोगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया संपन्न होने के बाद परक नली में अघुलनशील अवक्षेप पदार्थ बच जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, और उसका उदाहरण भी आप ये लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर कितने 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। फिर उसके बाद अगर आपको रेडॉक्स पूछे तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, कि जिसमें अपचयन तथा उपचयन साथ साथ में होती है। इसका भी अपन एग्जाम्पल आगे देखते हैं। अब है कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत का रंग होता, तो कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत का रंग होता है। जब कॉपर है इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो यह कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला होता है। ये आपको पूछता भी है बहुत बार, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछता है कि जब कॉपर चूर्ण की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की जाती है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है और इसका रंग कैसा होता है, तो आप बताओगे इसका रंग क्या है, काला होता है। अब चलते अपने अगले प्रश्न पर। दीवार पर छूने से सफेदी करने पर दीवार पर चमक आने का कारण क्या है। आप देखोगे कि घर पर अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, चूना लेके आते हैं। वो कैसा होता है, बिना बुझा हुआ चूना लेके आते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको लाके पानी के अंदर डालते। जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे, और साथ ही साथ क्या निकलेंगी, उसमें से गैस निकलेगी, उष्मा। उसमें देखना जिसमें अपन वो चूना घोलते हैं वो पात्र गर्म भी हो जाता है, तो क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। अब उसके बाद क्या करेंगे कि उस चूने को अपन क्या करेंगे, दीवार के ऊपर पोत देंगे। क्या करेंगे, दीवार के ऊपर पोत देंगे। तो जब अपन पोतते उस समय चमक नहीं आते, लेकिन 1-2 दिन बाद आप देखोगे
कि उस दीवार में चमकने लगती है, दीवार चमकने लगती है। तो ये किस पदार्थ के कारण ये चमकने लगती है वो आपको बताना है। जल्दी से आप इन आंसर में से कोई भी देखो कि कौन सा आंसर अपना सही है। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा है इनको आप ऐसे नीचे लिख देना, ठीक है, नीचे, ठीक है, 3। तो सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर है कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा अपने पास? तो सबसे पहले हम बाजार से लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? चूना। और ये चूना कैसा है? बिना बुझा हुआ। कैसा है? बिना बुझा चूना। अब इस बिना बुझे हुए चूने को अपन क्या करेंगे? जल के अंदर घोलेंगे। ये लिख दिया मैंने H2। फिर अपने पास क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना मिल जाएगा अपने। क्या मिलेगा? बुझा हुआ चूना। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? सबसे पहले मैंने क्या लिया? बिना बुझे हुए चूने या चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना बन जाएगा। अब इस बुझे हुए चूने को अपन ने क्या किया? साथ में क्या बनेगी? उष्मा। क्या बनेगी? उष्मा बनेगी। अब अपन इस चूने को क्या करेंगे? दीवार के ऊपर पोत देंगे। तो इसको मैंने क्या किया? दीवार के ऊपर पोत दिया। तो ये आ गया अपना बुझा हुआ चूना। अब वातावरण में क्या थी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ये बुझा हुआ चूना रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण कर देगा। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? आप संगमरमर का बोलोगे तो भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर में क्या है? चमक होती है। उसी प्रकार दीवारों पर भी कुछ मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है जिसके कारण दीवारें चमकने लगती है। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रश्न से अपन को प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला है दीवार अपन ने जो दिया हुआ है वो, उसके बाद पहला पूछेंगे आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, मतलब कौन सी परत बनेगी। फिर बुझे हुए चूने का सूत्र, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे जाएंगे। निम्न में से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम नहीं है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम नहीं है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले शोषण। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है? अब ऊष्माशोषी वो अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपन ने क्या किया? मान लो किसी भी वस्तु को अपन जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। तो जलाने के लिए सबसे पहले उसको क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। तो वो क्या हो जाएगी? ऊष्मा शोषी। और ऊष्माक्षेपी जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या हो? उत्सर्जन, ऊष्मा उसमें से बाहर निकलती हो। अब है सबसे पहले श्वसन। अब श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? श्वसन में अपन क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं और उस ग्लूकोज लिया है और इस ग्लूकोज को क्या होता है? श्वसन में ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसमें देखो ऊर्जा की साइड उत्सर्जित हुई, जहां जो ऊष्मा से अभिक्रिया होगी उसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा जुड़ी हुई होगी और ऊष्मा या ऊर्जा, और जिसमें अभिकारक ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी होगा, उसमें क्या होगा? अभिकारक की तरफ ऊष्मा जुड़ी हुई होगी। तो श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। तो पहला। अब वनस्पति अपशिष्ट और खाद का बनना। अब आपने देखा होगा बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। तो जब अपशिष्ट पदार्थों का डिकम्पोज होगा तो उसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो वो एक गैस भी बनती है जिसका नाम क्या होता है? मेथेन गैस। तो ये क्या हो जाएगी? ये भी ऊष्माक्षेपी है। उसके बाद है मेथेन का दहन। मेथेन है, इसको अपन ऑक्सीजन के साथ
जलाएंगे तो क्या होगा, मेथन का डिकम्पोज होगा और उष्मा का निर्माण होगा, उष्मा का निर्माण होगा और क्या बनेगा, कार्बन CO2 गैस और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ये क्या है, मेथन का दहन भी एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अब उसके बाद है लोहे का जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगता है, उसमें किसी भी प्रकार की उष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। तो अपना ये आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना है। ठीक है। अब है अपना अगला प्रश्न, खाद्य सामग्री को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया तब अच्छे से समझाया था कि क्या होता है, जब अपन कुरकुरे का पैकेट लेके आते हैं और उसमें से हवा निकल जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, खराब या दूषित हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। इसलिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, उसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होने देता है, जिसके कारण उसका उपचयन नहीं होगा या खाद्य सामग्री ऑक्सीकृत नहीं होगी। तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में ये पूछता है। उसके बाद है चांदी का काला होना, तांबे का हरा होना, हरी परत का चढ़ना और लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना उदाहरण है। सबसे पहला है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। दूसरा है संसारण, चौथा है रेडॉक्स और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा संसारण। तो सबसे पहले विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है कि जब खाद्य सामग्री होती है वो ऑक्सीकृत होकर दूषित हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, विकृत गंधिता कहते हैं। और इसी से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन युक्त, उसमें नाइट्रोजन हवा भरते, पैकिंग जो सामग्री होती है, उसके बाद तेल जैसे पदार्थों का, नमक जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। फिर है संसारण में क्या होता है कि जो धातु होती है वो ऑक्सीजन या आर्द्र जलवायु या आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता है, उसके ऊपर परत का निर्माण कर देता है। तो चांदी का काला होना, तांबे पर हरे रंग का, और ये सब किसके उदाहरण है, संसारण के उदाहरण है। अब इसमें चांदी का संसारण होने पर कौन से रंग की परत बनती है, तो आप बोलोगे काले रंग की। एक वस्तुनिष्ठ में पूछ सकता है, तांबे पर कौन से रंग की परत चढ़ती है, हरी, लोहे पर भूरे रंग की। ये आपको याद रखने। अब है अपना अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग मटमैला हो जाता है, इसमें अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, कॉपर के विलयन में, लिया कॉपर, कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन किसकी कील डालनी है, Fe या लोहे की कील डालनी है। तो क्या बनेगा, कॉपर फेरस सल्फेट बनेगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। और इसी कॉपर के कारण, पहले इसका रंग कैसा था, कॉपर सल्फेट के मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, नीला रंग, और यह कैसा हो जाएगा, मटमैला या हरे रंग का हो जाएगा, मटमैला रंग हो जाएगा। और इस अभिक्रिया में देखो ये क्या कर रहा है कि जो कॉपर को विस्थापित कौन कर रहा है, फेरस कर रहा है या लोहा कर रहा है। तो FeSO4 का निर्माण हो रहा है। और वह अभिक्रिया जिसमें क्या कर रहा है, एक तत्व दूसरे तत्व को, उच्च अभिक्रियाशील तत्व निम्न अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, विस्थापित कर रहा है इसको, तो कौन सी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। द्विविस्थापन अपना पढ़ा था, जिसमें क्या होगा, पदार्थ के जो अभिकारक है उनके बीच में आयनों की अदला बदली हो जाती है। रेडॉक्स में अपचयन उपचयन साथ साथ में होता है। वियोजन में क्या होगा, जब एक एकल अभिकारक एक जना टूट के बिखर के दो अलग अलग जब एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों का निर्माण करता है तो वो क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। वियोजन का मतलब टूटना। तो आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं वियोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। फिर है विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो उसका उदाहरण आपको ये लिखना है। रेडॉक्स और द्विविस्थापन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में टूटना अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर देखो क्या आ गया, टूटना, क्या आ गया, टूटना आ गया। तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड, इसको सूर्य के प्रकाश में यह टूटेगा।
और किसमें बनेगा यह प्लस Cl2, क्लोरीन गैस का निकलना। यह क्या हो जाएगा, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आप एक बेरिलियम क्लोराइड है, आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। वियोजन अभिक्रिया में क्या, जब एकल अभिकारक ताप या उस वियोजन किस में उष्मा पाकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, विद्युत धारा की उपस्थिति में या ताप के माध्यम से यह दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब आप देखोगे कि ये सूर्य का प्रकाश है, ये इसके अंदर अभिकारक के अंदर जुड़ रहा है, तो ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ये एक प्रकार से क्या हो जाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया भी होगी, ठीक है। तो एक अभिक्रिया होती है वो एक से दो अभिक्रियाओं का रूप हो सकती है। अब इसके बाद अपन यह अभिक्रिया कौन सी है, आपको जो ये अभिक्रिया दिख रही है अभिक्रिया कौन सी है, पहला है उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है रेडॉक्स, चौथा है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो, बाहर निकल रही ऑक्सीजन जुड़ नहीं दूर, ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन विमुक्त हो। और रेडॉक्स जिसमें एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ को क्या हो, अपचयन हो और एक का उपचयन, यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक का अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं है। फिर अपन उपचयन देखते हैं, यहाँ पर CuO इसके साथ ऑक्सीजन था, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रही है, दूर हट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन, क्या हो जाएगा, अपचयन हो रहा है। लेकिन आप H2 के साथ देखोगे तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन। तो दोनों हो रहा है, जिस अभिक्रिया में अपचयन था तो उपचयन साथ साथ में होते, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। 2 नंबर में पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, तो आपको ये रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं, वो कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और आपको इसके आंसर लिख देना। और इसी के साथ अपनी ये क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। अब अगली क्लास में हम करेंगे इससे अगला जो चैप्टर है उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखो जो अपने जो अभ्यास पुस्तिका है उसके पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो तो आपको करने ही है, और इसके साथ साथ ही ये अपन अंदर के प्रश्न हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे, ताकि अंदर से कहीं पर भी प्रश्न बने तो वो अपना छूटेगा नहीं। मैं